नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एरर करेक्शन कोड्स या फॉरवर्ड एरर करेक्शन कोड्स के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। हमने खासकर दो एरर करेक्शन कोड्स, टर्बो कोड्स और लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स के बारे में और जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि टर्बो कोड जो होता है वो एक कैपेसिटी अचीविंग कोड है और बेसिकली वो काफी क्लोज आ जाता है साइनेंस कैपेसिटी के लिमिट की तरफ। सिमिलरली लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स भी एक कैपेसिटी अचीविंग कोड है जो बेसिकली एक स्पार्स पैरिटी चेक मैट्रिक्स को एक्सप्लॉइट करता है। ये रॉबर्ट गैलेगर ने इसका इजाद किया था सन 1960s में और इसको आजकल खासकर 5G स्टैंडर्ड्स में डेटा चैनल में इसका उपयोग और जनरली वाईफाई 802.11ax स्टैंडर्ड में भी होता है। तो चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में जैसे एलटीपीसी के इनकोडिंग के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा था कि एलटीपीसी को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, खासकर पैरिटी चेक मैट्रिक्स को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं और बेसिकली इसको टैनर ग्राफ की तरह किस तरह से आप पैरिटी चेक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक चेक नोड्स के द्वारा और एक बेसिकली वेरिएबल या बिट नोड्स के द्वारा। आज के लेक्चर में हम संक्षेप में इसके डिकोडिंग के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम ये देखेंगे कि एलटीपीसी कोड्स को आप किस तरह से डिकोड कर सकते हो और बेसिकली खासकर हम दो एल्गोरिथम, एक हार्ड डिकोडिंग जिसे बिट फ्लिपिंग एल्गोरिथम कहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और काफी संक्षेप में हम एक जो ब्लीप प्रोपगेशन एल्गोरिथम या मैसेज पासिंग एल्गोरिथम जो एक सॉफ्ट डिकोडिंग अप्रोच है एलटीपीसी इनकोडिंग का, उसके बारे में भी संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे मैंने बताया एलटीपीसी जो कोड्स की डिकोडिंग है तो ये जनरली इटरेटिव फॉर्म में होती है। जैसे हमने इटरेटिव फॉर्म खासकर टर्बो कोड्स के संदर्भ में काफी विस्तार में जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा था किस तरह से दोनों डिकोडर आपस में बातचीत करते हैं और एक प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हैं। तो एलटीपीसी डिकोडिंग में दो अप्रोच फॉलो होती है, एक हार्ड डिकोडिंग ब्लिट फ्लिपिंग के माध्यम से समझते हैं हम और एक सॉफ्ट डिकोडिंग जो बेसिकली ब्लीफ प्रोपगेशन के माध्यम से वो डिकोडिंग होता है। The idea is to iteratively share the results of the local node decoding by passing them along the edges of the Tanner graph. तो लोकल नोड का डिकोडिंग होता है, उसके जो एजेस होते हैं टैनर ग्राफ में उसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है और फिर बिट को फ्लिप किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन अगर आपके सब पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं। और पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमने जानकारी लास्ट लेक्चर में प्राप्त की थी। हमने देखा था कि हर एक चेक नोड एक पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट को वैलिडेट करता है। जैसे हमने देखा था कि अगर आपके 4 चेक नोड्स है तो आपके 4 पैरिटी चेक इक्वेशंस हो सकते हैं और हर एक बिट नोड जो होता है वो बेसिकली हर एक बिट कोडवर्ड की जो बिट होता है उसको बेसिकली संकेत करता है। सो डिकोडिंग कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स लीनियरली ऑन द नंबर ऑफ नॉन जीरोस एंड ऑन द ब्लॉक लेंथ। तो डिकोडिंग कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जो एलटीपीसी पे होती है वो डिपेंड करती है आपके कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स है और कितना आपका ब्लॉक लेंथ है। Decoding will be done in an iterative way, जैसे मैंने बताया decoding will be done in an iterative way, iteration between variable and the check nodes। तो अगर आपको ज्ञात होगा हमने वेरिएबल और चेक नोड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा था कि बेसिकली एक जो वेरिएबल नोड होता है ये जैसे चेक नोड्स है तो यहां पर अगर वेरिएबल नोड्स है इसमें 4 चेक नोड्स है और समझिए 7 वेरिएबल नोड्स है। तो या तो वेरिएबल नोड इस तरह से कनेक्शन होता है, हर एक जो चेक नोड होता है या एक से ज्यादा वेरिएबल नोड से कनेक्टेड होता है। सिमिलरली एक वेरिएबल नोड एक से ज्यादा चेक नोड से कनेक्टेड होता है। तो हमने इसको डिनोट किया था इस तरह से, जैसे हमने इसको F1, F2, F3, F4 बहुत लोग इसे फंक्शन नोड के नाम से भी जानते हैं, हम इसे चेक नोड के नाम से डिनोट कर रहे हैं। और जो ये है इसे जनरली R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 तो ये सब मिला के एक पैरिटी चेक इक्वेशंस बनती हैं। तो यहाँ 4 चेक नोड्स है तो 4 पैरिटी चेक इक्वेशंस बनेंगी और आइडियली चारों की जो सम होती है वो 0 होनी चाहिए। अगर चारों की सम 0 नहीं है तो बेसिकली आपके जो ट्रांसमिटेड कोड वर्ड है या जो रिसीव कोड वर्ड है उसमें जो रिसीव कोड वर्ड है उसमें कुछ एरर है। तो बेसिकली इसमें 4 चेक नोड है तो 4 पैरिटी चेक इक्वेशंस आपकी बनेंगी और सम ऑफ द तो चारों पैरिटी चेक इक्वेशंस की जो आउटपुट होंगी वो 0 होनी चाहिए। अगर 0 नहीं है तो आपके कोड वर्ड जो रिसीव हुआ है उसमें एरर है। तो इसके माध्यम से बेसिकली इसकी डिकोडिंग की जाती है। तो जैसे मैंने बताया डिकोडिंग एल्गोरिथम के 2 पार्ट होते हैं। पहला एक हार्ड डिकोडिंग जो गैलेगर का कंस्ट्रक्शन था और जिसे बिट फ्लिपिंग एल्गोरिथम के नाम से माना था। हम इसमें देखेंगे आगे जाके समझेंगे किस तरह से आप बिट को फ्लिप करते हो ताकि पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स मेंटेन रहे।
दूसरा एक अप्रोच जो है वो सॉफ्ट डिकोडिंग है। इसका ये थोड़ा बेटर अप्रोच है और इसमें दिखाया गया बहुत सारे इसमें बहुत सारे पेपर्स लिटरेचर में दिखाया गया है कि सॉफ्ट डिकोडिंग अप्रोच की परफॉर्मेंस हार्ड डिकोडिंग अप्रोच से ऑब्वियसली बेटर होती है, और इसके अलावा सॉफ्ट डिकोडिंग अप्रोच की जो परफॉर्मेंस है कभी कभी टर्बो कोड से भी बेटर होती है। और जैसे मैं बताया, इसका जो अप्रोच होता है मैसेज पासिंग एल्गोरिथम या ब्लीफ प्रोपागेशन एल्गोरिथम के माध्यम से इसका अप्रोच होता है सॉफ्ट डिकोडिंग। तो इस कोर्स में हम सिर्फ जनरली बिट फ्लिपिंग एल्गोरिथम का के बारे में एक एग्जांपल द्वारा समझेंगे, और सॉफ्ट डिकोडिंग को हम संक्षेप में समझेंगे किस तरह सॉफ्ट डिकोडिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है बिट नोड्स और चेक नोड्स के बीच में, और इटरेटिवली किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हैं। तो एलडीपीसी कोड डिकोडिंग ट्राइज टू रिकंस्ट्रक्ट द ट्रांसमिटेड कोड वर्ड सी। तो इसमें मतलब एलडीपीसी कोड जो होता है वो जो ट्रांसमिटेड कोड वर्ड सी उसे डिकोड करने का प्रयत्न करता है फ्रॉम द पॉसिबली करप्टेड रिसीव कोड वर्ड आर। तो आपने जो समझिए ट्रांसमीटर से आपने आर भेजा है और जो रिसीवर हुआ है वो सी है, तो बेसिकली उस आर को डिकोड करने का प्रयत्न करेगा सी से। इट इज अचीव्ड बाय यूजिंग द पैरिटी चेक मैट्रिक्स एच। इट इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ पैरिटी चेक मैट्रिक्स एच, जिसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि पैरिटी चेक मैट्रिक्स का जो एक प्रॉपर्टी होता है एलडीपीसी कोड में, ये स्पार्स मैट्रिक होता है, स्पार्स मैट्रिक्स होता है, यानी नंबर ऑफ जो वंस है वो नंबर टोटल एलिमेंट से काफी जीरो या नंबर ऑफ वंस है नंबर ऑफ जीरो से काफी कम होते हैं। और इसका डेफिनेशन भी देखा, कोड रेट जो होता है वो 1 माइनस डब्ल्यू सी बाय डब्ल्यू आर होता है। इसके बेसिस पे हम इसे डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में काफी विस्तार में, और हमने समझा था पैरिटी चेक मैट्रिक्स भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और इसको किस तरह से हम टैनर ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने संक्षेप में प्रीवियस लेक्चर में जानकारी प्राप्त की थी। द कंडीशन दैट RH ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, इसे हम जनरली सिंड्रोम टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम जनरली सिंड्रोम टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। सिंड्रोम टेस्टिंग से मेरा तात्पर्य यह है कि जनरली लीनियर ब्लॉक कोड्स में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर आपका R वैलिड कोड वर्ड है तो R जब कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट पैरिटी चेक मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी आउटपुट 0 हो जाएगी। इफ आउटपुट is equal to 0 vector, then R is a valid code word. R is a valid code word. ये सिंड्रोम टेस्टिंग से कहते हैं। इसमें अगर आपकी आउटपुट 0 हो रही है यानी R वैलिड कोड वर्ड है, अगर आउटपुट 0 नहीं हो रही है तो R वैलिड कोड वर्ड नहीं है। ये इंपॉर्टेंट ये डिफाइंस द सेट ऑफ पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स और इक्वेशंस that must be satisfied for the received code word to be the same as a transmitted code word. तो सेट ऑफ पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स हम डिफाइन करते हैं। अगर उसकी आउटपुट 0 नहीं होती है तो बेसिकली R एक वैलिड कोड वर्ड नहीं है। हम पहले एरर डिटेक्ट करेंगे R में क्या एरर्स है, उसके बाद हम एरर्स को करेक्ट भी करेंगे इस केस में। LDPC कोड डिकोडिंग इज अचीव्ड थ्रू इटरेटिव प्रोसेस। जैसे मैंने बताया इटरेटिव प्रोसेस द्वारा अचीव होता है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है बिट नोड्स और चेक नोड्स के बीच में, उसके बाद ये डिकोड होता है टू सेटिस्फाई द पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स। तो पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स जिसके बारे में पढ़ा, चेक नोड्स जितने होते हैं आपके पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स होंगे। अगर पूरे के पूरे पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स आपके सेटिस्फाई हो गए तभी हम बोल सकते हैं कि R जो है वो एक वैलिड कोड वर्ड है। तो एक सिंपल तरीका है जिसमें बेसिकली हम पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करेंगे। एज लॉन्ग एज पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स 0 हो गए तो हम ये बोल सकते हैं कि R वैलिड कोड वर्ड है। अगर नहीं हुए इंस्टेंट में तो हम पहले चेक करेंगे एरर कहां पर है, फिर एरर करेक्ट करने का प्रयत्न भी करेंगे। So a message passing algorithm based on Pearl's belief algorithm describes the decoding iterative steps. The passed message are probabilistic estimation log likelihood ratio. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जो हम एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं भेजते हैं वेदर बिट 1 है कि 0 है, हम बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेट्स भेजते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वैल्यू 0 होने की या तो ये वैल्यू 1 होने की। बेस्ड ऑन दिस प्रोबेबिलिस्टिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इस डिकोडिंग स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। द M check nodes of the Tanner graph corresponding to parity constraint, जैसे हमने बताया था M check nodes, जो भी आपके check nodes है, जो भी आपके नंबर ऑफ रोज है, यानी हमने इसको नंबर ऑफ रोज से डिफाइन किया था, नंबर ऑफ रोज ऑफ पैरिटी चेक मैट्रिक्स H, वो डिफाइन करते हैं आपके पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स, वो आपके डिफाइन करते हैं पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स।
एंड n वेरिएबल नोड्स रिप्रेजेंट्स द डेटा बिट्स ऑफ द कोड वर्ड। और आपके जो n वेरिएबल नोड्स है, इसको मैं अलग कलर से देता कि आपके लिए आसानी हो, और जो आपके n वेरिएबल नोड्स है, यानी दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ h, these are the data bits of the code word. Of the code word. Code word. Data bits of the code word. Check notes estimate. The check notes estimate. Check notes estimates. Sorry. The check notes estimate the probability that a given parity check equation is satisfied. Check notes estimate करते हैं कि जो भी parity check equations है, अगर 4 check notes है तो आपको 4 parity check equations होंगे, वो चारों equations satisfy होंगे कि नहीं। अगर वो satisfy नहीं हो रहे हैं तो basically valid code word नहीं है। Is satisfied given the messages or estimates from the connected variable nodes. हर एक चेक नोट्स एक से ज्यादा वेरिएबल नोट्स या बिट नोट से कनेक्टेड होता है, वो चेक करता है कि पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं है। अगर नहीं हो रहे हैं तो बेसिकली जो बिट कोड वर्ड मिला है आपको वेरिएबल नोट्स में, वो सही कोड वर्ड नहीं है। दैट इज अ चेक नोट्स probabilities measure the reliability of the bit probability estimation using the estimation from the adjacent variable node. So sort of ये probabilistic estimation करते हैं और उससे चेक करते हैं क्या probabilistic values है, ये 1 होने की या तो 0 होने की। The decoding algorithm is usually implemented in log domain to simplify computations, क्योंकि इसमें काफी computations की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसकी जो परफॉर्मेंस है, अगर आपकी जो जैसे मैंने पहले बताया नंबर ऑफ वंस ज्यादा होंगे या तो ब्लॉक लेंथ बहुत ज्यादा होगी, तो कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है इस केस में। तो मल्टीप्लिकेशंस एंड ऑपरेशंस आर कन्वर्टेड इनटू एडिशंस, क्योंकि एक लॉगरिथमिक डोमेन में होता है, एंड डिविजन्स टू सब्सट्रैक्शन इन द लॉग डोमेन, इसलिए इसकी कंप्यूटेशन जो होती है जनरली लॉगरिथमिक डोमेन में हम करते हैं। There are approximations which are used to reduce the computational complexity. इसकी computational complexity is directly proportional to block length. अगर आपकी block length number of bits code words, अगर number of bits per code word अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपकी अगर block length बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जनरली computational complexity भी proportionally बढ़ जाती है, और बहुत सारे हमें approximation का प्रयोग करना पड़ता है ताकि आपकी computational complexity manageable हो सके। तो पहले हम देखते हैं बिट फ्लिपिंग एल्गोरिथम के बारे में। बिट फ्लिपिंग डिकोडिंग एल्गोरिथम, Gallagher's bit flipping algorithm is utilized for binary symmetric channel. Binary symmetric channel से मेरा तात्पर्य जहां पर आप 1 भेजते हैं आपको आउटपुट पे 0 मिलने की या 0 या 1 मिलने की संभावना होती है, जब आप 0 भेजते हैं आपको आउटपुट पे 1 या 0 मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसे बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के माध्यम से जानते हैं, और इसे आपने पहले भी किसी कोर्स इंफॉर्मेशन थ्योरी वगैरह कोर्स में डिटेल में पढ़ा होगा। बिट फ्लिपिंग इज अ हार्ड डिसीजन डिकोडिंग मेथड, जो हमने पहले भी देखा है कि बिट फ्लिपिंग जो है वो एक हार्ड डिसीजन डिकोडिंग मेथड है। इससे कुछ स्टेप्स है, ये सब ऑप्टिमम है क्योंकि ये हार्ड डिसीजन डिकोडिंग है, इसलिए सब ऑप्टिमम है। ड्यू टू द हार्ड डिसीजन डिकोडिंग है इसलिए सब ऑप्टिमम है। इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो सॉफ्ट डिकोडिंग जैसे मैंने बताया उससे उतनी अच्छी नहीं होगी, उससे कम ही होगी। तो इसका स्टेप जो है बहुत सिंपल स्टेप्स है। कंप्यूट द सिंड्रोम, जैसे मैंने पहले बताया, पहले आप सिंड्रोम कंप्यूट करोगे, S इक्वल टू R H कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। H जो है वो पैरिटी चेक मैट्रिक्स है, R जो है वो रिसीव कोड वर्ड है। पहले आप S कंप्यूट करोगे और चेक करोगे R S की वैल्यू 0 है कि नहीं है, वेयर R इज द रिसीव कोड वर्ड, जो हमने पहले भी देखा है। कंप्यूट ऑल द नंबर ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी पैरिटी चेक इन्वॉल्विंग ईच ऑफ द n बिट्स ऑफ R। तो आप देखोगे कि जो आपके जितने पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स है वो सब सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो बेसिकली आप उनको ठीक करने का प्रयत्न करोगे। ये अनसेटिस्फाइड पैरिटी चेक इन द सेंस ऑफ इट, आपकी जो आउटपुट है हर एक इक्वेशन की, पैरिटी चेक इक्वेशन की, वो 0 हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर 0 नहीं हो रही है तो अनसेटिस्फाइड पैरिटी चेक उसे कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम और विस्तार में समझने का प्रयत्न करेंगे आगे जाके। Flip those bits of R which are involved in largest number of unsatisfactory parity check। तो जो भी बिट्स है, बिट नोड में जो भी बिट्स है जो मैक्सिमम पैरिटी चेक सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि हर एक बिट नोड जो होता है वो एक या एक से ज्यादा चेक नोड से कनेक्टेड होता है। तो पहले हम उनको
ये करेंगे, फ्लिप करेंगे वो बिट्स को जो पैरिटी चेक सेटिस्फाई नहीं कर रही है, हम उनको फ्लिप करके देखेंगे कि फिर उनको फ्लिप करने के बाद क्या पूरे के पूरे पैरिटी चेक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर पूरे के पूरे पैरिटी चेक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, बेसिकली ये समझ में आ जाएगा कि वो बिट नोट यानी वो बिट में एरर था, हमने उसको फ्लिप कर दिया है, अब सब पैरिटी चेक इक्वेशंस कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। गो बैक टू स्टेप 2, कीप इटरेटिंग अंटिल ऑल द चेक्स आर सेटिस्फाइड। पहले हम एक बिट से ट्राई करते हैं, उनको फ्लिप करने का ट्राई करते हैं, जिसमें मैक्सिमम अनसेटिस्फैक्टरी पैरिटी चेक्स था उसको फ्लिप करते हैं। अगर उससे सब कुछ ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम फिर से वापस से स्टेप 2 से रिपीट करते हैं, फिर से हम पूरे चेक करते हैं कौन से पैरिटी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, उसके फिर से हम बिट फ्लिपिंग करते हैं। तो ये इटरेटिव प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू होते रहता है जब तक पूरे के पूरे पैरिटी चेक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं, तब तक हम ये कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये एक है सिंपल मेथड, बिट फ्लिपिंग मेथड, जिसके माध्यम से हम बेसिकली एक जो एररनेस कोडवर्ड है उसे पहले डिटेक्ट करने का और फिर करेक्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तो कंसीडर फॉलोइंग पैरिटी चेक मैट्रिक्स, एक सिंपल एग्जांपल है, समझिए पैरिटी चेक मैट्रिक्स है, ये है, और इसका हमने पहले भी देखा है इसका एग्जांपल। इसमें जो नंबर ऑफ रोज है तो हम देखेंगे F1, F2, F3, F4, इसको C1, C2, C3, C4 भी कर सकते हैं। और ये है R1, R2, R3, R4, R5, R6। तो ये देखोगे आप, इसकी जो कोड, इसमें जो WC है वो 2 है और WR है वो 3 है, और इसका अगर कोड रेट देखूंगा तो 1/, तो ये 1/3 कोड रेट है, 1/3 कोड रेट है। और ये बेसिकली आप देखोगे तो नंबर 6,2,3 कोड है। बेसिकली n जो वैल्यू है वो 6 है, क्योंकि नंबर ऑफ जो रोज है इसमें वो 6 है। तो बेसिकली नंबर ऑफ रोज इसमें 4 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है इसमें 6 है। ओके, और इसमें एक चीज और भी देखेंगे हम कि बेसिकली टोटल नंबर ऑफ चेक नोड्स जो है, जिसमें अगर मैंने इसको ड्रॉ करने का प्रयत्न किया, टोटल नंबर ऑफ चेक नोड्स जो है, इसको अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने का प्रयत्न किया तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चेक नोड्स जो है 1, 2, 3, 4, और टोटल नंबर ऑफ बिट नोड्स जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसको मैं अगर डिनोट कर दूं F1, F2, F3, F4, इसको आगे जाके मैंने किया है, वैसे फिर भी आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर R1, R2, R3, R4, R5, R6। ठीक है, और आप देखोगे जो R1 जो पहला वाला चेक नोड है उससे बेसिकली ये R1 और R2 दोनों कनेक्टेड, इस तरह से हम पूरा डिनोट कर सकते हैं इसे। तो इसके माध्यम से हम लिख सकते हैं कि किससे किससे, जैसे R1 जो है ये F1 और F2 दोनों से कनेक्टेड है, R2 जो है वो बेसिकली F1 और F3 से कनेक्टेड है, तो मैं ड्रॉ करूँ F1 और F2 दोनों से कनेक्टेड है। सिमिलरली R2 जो है वो F1 से भी कनेक्टेड है और F3 से कनेक्टेड है। R3 जो है वो F1 से कनेक्टेड है और F4 से कनेक्टेड है, और R4 जो है वो F2 से कनेक्टेड है और F3 से कनेक्टेड है। R5 जो है वो F2 से कनेक्टेड है और F4 से कनेक्टेड है, और R6 जो है वो F3 से कनेक्टेड है और F4 से कनेक्टेड। इस तरह से हम इसकी पूरी डिकोडिंग कर सकते हैं। और इसमें आप देखोगे F1, F2, F3, F4 यानी 4 पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स होंगी, 4 पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स। तो बेसिकली आपके 4 पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स होंगी, और जो भी कोडवर्ड आएगा 6 बिट कोडवर्ड रहेगा इसमें, तो ये 6 बिट कोडवर्ड आपको रिसीव जो होगा 6 बिट कोडवर्ड वहां पुट करोगे। और आइडियली अगर हमने कुछ कोडवर्ड भेजा तो जो पैरिटी चेक इक्वेशंस अगर करेक्ट कोडवर्ड होगा तो पूरी पैरिटी चेक इक्वेशंस वो सेटिस्फाई होंगी। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो जो कोडवर्ड आपको रिसीव हुआ है वो एररनियस कोडवर्ड है। ओके, सो हियर n इक्वल टू 6, m इक्वल टू 4, WR इज इक्वल टू 3, WC इज इक्वल टू 2, हैंड कोड रेट इज 1/3, जिसमें मैंने पहले बताया है। सपोज द ट्रांसमिटेड कोडवर्ड इज ऑल 0 कोडवर्ड। सो बेसिकली हमने जो कोडवर्ड भेजा है वो ऑल 0 कोडवर्ड है। सिंपल है, हमने जो कोडवर्ड भेजा है वो ऑल 0 कोडवर्ड है, और जो हमने कोडवर्ड रिसीव हुआ है R वो है 001। हमें जो कोडवर्ड रिसीव हुआ है वो 001,000। तो बेसिकली 1 जो है वो है एक एररनियस कोडवर्ड। तो R जो है उसमें हम देखेंगे वो एक एररनियस कोडवर्ड है, उसमें जो थर्ड बिट है वो फ्लिप हो गई है,
चैनल के द्वारा, किसी के द्वारा, एरर के द्वारा ये फ्लिप हो गई है। तो इसकी वजह से हमें जो सिंड्रोम मिल रहा है S=R कॉन्जुगेट H ट्रांसपोज, वो नॉन जीरो सिंड्रोम मिल रहा है। बेसिकली हमें मिल रहा है कि 1001, तो जो सिंड्रोम मिल रहा है हमें वो मिल रहा है 1001। ये एरनियस सिंड्रोम इन द सेंस ऑफ इट, यानी ये बताता है क्योंकि ये नॉन जीरो है, यानी आपके कोडवर्ड जो आपने भेजा है और जो आपको रिसीव हुआ है R, वो एरनियस है। क्योंकि हमें समझ में भी आ रहा है, हमने भेजा था 0000 और रिसीवर में जो मिला है 001000। ठीक है, तो ये सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है। तो हमने दिखाया कि हमने भेजा था 00 हमें रिसीव, तो ऑब्वियसली आपकी सिंड्रोम नॉन जीरो होगी क्योंकि आपको जो रिसीव हुआ है वो एरनियस है। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीज हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें जो हम चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि 4 पैरिटी चेक इक्वेशंस है तो आपके 4 बिट्स है इसमें, तो ये जो पहला वाला है ये पहला पैरिटी चेक इक्वेशंस को डिनोट करता है, ये सेकंड पैरिटी चेक इक्वेशन को डिनोट करता है, ये थर्ड को, और ये फोर्थ को। आइडियली तो F1, F2, F3, F4 चारों जीरो होने चाहिए थे, लेकिन अभी आप देखोगे 1 और 1 इन दोनों में कोई वैल्यू है, यानी पैरिटी चेक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। आउट ऑफ 4 2 पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड, 2 पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स आपके सेटिस्फाई नहीं हुई है। फ्रॉम द सिंड्रोम वेक्टर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड, जो मैंने पहले बताया, सिंस S इज नॉन जीरो वेक्टर सो द रिसीव्ड कोड वर्ड इज इनवैलिड, क्योंकि S जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है तो रिसीव्ड कोड वर्ड इनवैलिड है। द पैरिटी चेक इक्वेशंस दैट हैव फेल्ड आर 1 and 4, जैसे मतलब पहला और चौथा, जो फर्स्ट एंड फोर्थ पैरिटी चेक इक्वेशंस हैव बीन फेल्ड, दिस इंप्लाइज दैट देयर इज एरर अमंग द सिंबल्स कनेक्टिंग टू द चेक नोड्स 1, चेक नोड 1 जो हमने यहां पर भी देखा, चेक नोड 1 एंड 4 ऑफ द टेनर ग्राफ, यानी फर्स्ट और 4 सिंबल्स में जो कनेक्ट हुए हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया। हमने कुछ भेजा ऑल जीरो कोड वर्ड, हमें कुछ रिसीव हुआ जो एरनियस कोड वर्ड है, एरनियस कोड वर्ड रिसीव हमने उसको मल्टीप्लाई किया पैरिटी चेक मैट्रिक्स से, हमें सिंड्रोम मिला, सिंड्रोम नॉन जीरो, यानी हमें पता चल गया एरनियस कोड वर्ड है। उसमें सिंड्रोम मिला हमें 1001 मिला है, इससे हमें पता चल जाता है कि फर्स्ट और फोर्थ जो पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है, यानी एरर आपके पहले वाले चेक नोड और फोर्थ वाले चेक नोड पे है। इतना हमें पता चल चुका है इस एक्सप्रेशन के द्वारा। अब हम देखते हैं इसको किस तरह से करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेम जैसे हमने पहले देखा था, यहां पर हमने लिखा है कि ये जैसे हमने देखा था F1, F2, F3, F4, तो ये इक्वेशन जो डिनोट कर रहा है ये F1 है, ये F2 है, सिमिलरली ये F3 है, ये F4 है। और हम जैसे बताया कि ये पहला वाला और फोर्थ वाला ये दोनों एरर में हमें मिला है। और इसका कनेक्शन हमने पहले भी देखा था कि जो F1 है वो तीनों से कनेक्टेड है, R1, R2, R3, हमने यहाँ पर भी देखा था R1, R2, R3 से कनेक्टेड है F1। सेम चीज हमने यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा है कि R1, R2, R3 तीनों से कनेक्टेड है F1, F1, F2, F3, F4, और F1 में हमें 1 मिला है, F2 में हमें 0 मिला है, F3 में भी 0 मिला है, F4 पे 1 मिला है, और ये जो दो है ये दोनों एरर में है, हमें ये पता चल चुका है। और F1 से क्या कनेक्टेड है, R1, R2, R3, हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखा है R1, R2, R3। फिर F2 में जो कनेक्टेड है R1, R4, R5, R1, R4, R5, जब हमने इसको फॉर्म में लिख लिया है, इसको F2 में जो कनेक्टेड है हमने इसको फॉर्म में लिख लिया R1 प्लस R4 प्लस R5, और F3 में जो कनेक्टेड है R2 प्लस R2 प्लस R4 प्लस R6, और F4 में जो कनेक्टेड है R3 प्लस R5 प्लस R6। सेम चीज जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, हमने सेम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी कर दिया है। तो आइडियली अगर देखोगे तो आइडियल केस में ये होना चाहिए था कि आइडियल केस में अगर आपका वैलिड कोडवर्ड होता था, ये अगर आपका ये वैलिड कोडवर्ड होता था जो R आपने भेजा है वो अगर वैलिड कोडवर्ड होता था तो ये वैल्यूज भी 0 होती थी और ये वैल्यूज भी 0 होती थी और आपके चारों कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो जाते थे। लेकिन आपको जो सिंड्रोम मिला है उसमें बताया गया है कि फर्स्ट और फोर्थ चेक नोट कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, तो ये इनवैलिड कोडवर्ड है। तो हम समझने का प्रयत्न करते हैं हम किस तरह से इसे अब समझेंगे और इसको डिकोड करने का प्रयत्न करते हैं। तो हमें पता है कि जैसे देखेंगे आप ये दोनों सेटिस्फाइड है तो हम इन दोनों को कुछ छेड़ेंगे नहीं, F2 और F3 को छेड़ेंगे नहीं, हम देखेंगे F1 और F4 को पहले। तो F1 में देखेंगे हम R1, R2, R3 कनेक्टेड है और F4 में देखेंगे R3, R5, R6 कनेक्टेड है। अगर हमने स्टेप्स अगर ज्ञात होगा हमने जो स्टेप्स फॉलो किए थे, चलिए हम वापस से वो स्टेप्स देखेंगे। कंप्यूट द सिंड्रोम हमने कंप्यूट कर लिया है। कंप्यूट ऑल द नंबर ऑफ अनसेटिस्फाइड पैरेंट इन्वॉल्विंग ईच ऑफ द n बिट्स ऑफ R, हमने सेकंड भी कंप्यूट कर लिया है। हमने ये भी देख लिया, पहला भी कंप्यूट कर, सेकंड भी देखा कि हमने F1 और F4 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी फर्स्ट और फोर्थ
पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फ्लिप दोज बिट्स ऑफ आर, अब हम थर्ड देखते हैं, विच आर इन्वॉल्व इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अनसेटिस्फाइड पैरिटी चेक्स। तो हम थर्ड वाले को फॉलो करेंगे, थर्ड वाले को, तो हम वो बिट्स को फ्लिप करेंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसेटिस्फाइड पैरिटी चेक्स में इन्वॉल्व है। तो हम देखते हैं इसमें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स इसमें जो पैरिटी चेक में इन्वॉल्व है, क्योंकि हम F2 और F3 को कुछ नहीं करेंगे, हम देखते हैं R1 सिर्फ इसमें है और R1 इसमें नहीं है, तो R1 सिर्फ एक इसमें है। हम देखते हैं R2 इसमें है, लेकिन हम इन दोनों को देख रहे हैं, ये वाला फर्स्ट और ये फोर्थ। पहले हमने R1 को देखा, R1 इसमें है, इसमें नहीं है। R2 को देखा, R2 इसमें है, इसमें नहीं है। फिर R3 को हमने जब देखा, R3 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ये जो बिट है वो दोनों इसमें है और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। R5 फिर हम देखेंगे, R5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, R6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी R3 जो एक बिट है जो दोनों में कॉमन है, फर्स्ट चेक कंस्ट्रेंट्स में भी और फोर्थ चेक कंस्ट्रेंट में भी, दोनों में ये चीज कॉमन है। तो हम ये प्रयत्न करेंगे कि R3 को क्या हम फ्लिप कर ले, तो R3 को हम फ्लिप करेंगे। जैसे हमने R3 को फ्लिप किया, जैसे हमने R3 को फ्लिप किया, हम ये देखेंगे जो R3 के जो बिट्स इसको हमने फ्लिप किया, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 0 0 1 0 0 0, तो हम देखेंगे ये तो है 0 0 1 0 0 0 था। तो R3 में हम जैसे इसको, जैसे R3 में 1 था, हम क्या करेंगे, R3 को फ्लिप करेंगे, 1 को जो है इसे फ्लिप कर देंगे और 0 कर देंगे। तो R3 को हम क्या करेंगे, R3 को फ्लिप करके 1 को 0 कर देंगे। जैसे हमने R3 को फ्लिप करके 1 के 0 किए, हम देखेंगे F1 की जो वैल्यू है वो बेसिकली, इसको अलग कलर से फिर से डिनोट करते हैं। जैसे हमने R3 को फ्लिप किया, हम देखेंगे F1 की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, F2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, F3 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और F4 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो देखा, हमने सिर्फ एक बिट फ्लिप किया और हमने देखा कि पूरे पूरे पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो गए जस्ट बाय फ्लिपिंग R3। All the parity check constraints are satisfied. Just by flipping R3, all the parity check constraints are satisfied. जैसे हमने R3 को फ्लिप किया, आपकी F1 भी 0 हो जाएगी, F2 भी 0 हो जाएगी, F3 भी 0 हो जाएगी, F4 भी 0 हो जाएगी, चारों पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई हो गई है। तो सिंपल मेथड है बिट फ्लिपिंग का, इसके माध्यम से हम जो भी एरर होता है कोडवर्ड में उसे पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, फिर करेक्ट भी कर सकते हैं। इस साधारण एग्जांपल द्वारा मैंने बिट फ्लिपिंग एल्गोरिथम समझाने का प्रयत्न किया है। ये सेम एग्जांपल आप किसी और पैरिटी चेक मैट्रिक्स में भी, कोई और रिसीव्ड कोडवर्ड में भी उपयोग में ला सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन है, इट कैन बी ऑब्जर्व, जो सेम ऑब्जर्वेशन जो मैंने पिछले स्लाइड में देखा है, सेम ऑब्जर्वेशन मैं यहां पर भी बता रहा हूं आपको कि it can be observed that the Tanner graph and the parity check regulations that bit R3 has the largest number of unsatisfied parity check as it is connected to check node 1 and 4 which has ones in the syndrome vector। तो सेम चीज मैंने जो R3 जो बिट है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसेटिस्फाइड पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा था, F1 में भी कंट्रीब्यूट कर रहा था और ये F4 में भी कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो स्टेप 3 के मुताबिक इसे हमें फ्लिप करना था, जो हमने स्टेप्स नोट डाउन किए थे बिट फ्लिपिंग का, उसके मुताबिक हमें R3 को फ्लिप करना था, जो हमने किया। द मोमेंट हमने फ्लिप किया R3 को, तो हमने देखा ऑल द 4 पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाइड। सो अकॉर्डिंग टू द बिट फ्लिपिंग एल्गोरिथम, बिट R3 विल बी फ्लिप्ड फ्रॉम 1 to 0। तो ये हमने वही किया है, R3 के बिट को फ्लिप किया 1 से 0 की तरफ टू ऑब्टेन 0 0 0 0 0 0 which is now a valid code word। Perform parity check performed and it is found that this meets all the checks, hence the corrected vector is all 0 vectors in this case। तो corrected vector था वो है 0 0 0 0 0 0। तो हमने जो भेजा था वो हमें रिसीव हो गया, हमने डिटेक्ट भी कर लिया एरर और उसे करेक्ट भी कर लिया बिट फ्लिपिंग एल्गोरिथम के माध्यम से। ये बहुत सिंपल मेथड है, इसके जरिए हमने बताया है किस तरह से एक एलडीपीसी डिकोडिंग आप बेसिक बिट फ्लिपिंग के द्वारा एलडीपीसी जो इनकोड किया आपने उसे डिकोड कर सकते हैं। अब अलग तरीका, जैसे मतलब सॉफ्ट डिकोडिंग भी एक अप्रोच है, मैं इसको विस्तार में नहीं समझाऊंगा। तो सेम मेथड जो हमने पहले भी देखा है, इसमें भी देखिए, इसमें थोड़ा बड़ा कोड है ये। तो F1 F2
F3, F4, F5, इसकी ब्लॉक लेंथ R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 और R10, यानी इसमें आपके 10 कॉलम्स है और 5 रोज है, यानी आपकी जो पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स है इसमें 5 पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स है और 10 बिट नोड्स या वेरिएबल है, 10 बिट कोडवर्ड है, ये 10 बिट कोडवर्ड है, 10 बिट कोडवर्ड जो बिट नोड्स को डिनोट करता है ये वाला, और इसमें 5 पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स है, ये 5 पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स, इसमें 5 पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स है और 10 बिट कोडवर्ड है। ये सेम मेथड हम इसमें बेसिकली सॉफ्ट डिकोडिंग अप्रोच का हम प्रयत्न करेंगे, बट ये सिंपल डिकोडिंग स्ट्रक्चर है। डिकोडिंग सक्सेसफुल व्हेन ऑल द पैरिटी चेक्स आर सेटिस्फाइड। इसमें हम देखेंगे जैसे यहाँ पर F1 है, F1, F2, F3, F4, F5, सिमिलरली F1, F2, F3, F4, F5। तो ये देखोगे आप 10 बिट कोडवर्ड है और 5, जिसमें बेसिकली इटरेटिवली मैसेज पासिंग वाले चेक नोट्स पहले देखते हैं सब पैरिटी चेक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, उसके बाद फिर वो सेम इंफॉर्मेशन बिट नोट्स में पास करेंगे। तो इसमें रेगुलर प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा चेक नोट्स और बिट नोट्स के बीच में। अब जब पूरे के पूरे पैरिटी चेक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तब हम बोलेंगे वैलिड कोडवर्ड है। जब पूरे के पूरे पैरिटी चेक इक्वेशन F1, F2, F3, F4, F5 पूरे के पूरे सेटिस्फाई हो जाएंगे तब हम बोलेंगे ये वैलिड कोडवर्ड। जैसे आप देखोगे F1 जो कनेक्टेड है R1 से भी कनेक्टेड है F1 और R5 से भी कनेक्टेड है, R1 प्लस R5 प्लस R6 प्लस R7 इक्वल टू 0। तो ये F1 वाला का वैल्यू। सिमिलरली हम F2 के लिए भी निकाल सकते हैं, F3 के लिए भी, F4 के लिए, F5 के लिए भी, सबके लिए पैरिटी चेक कंस्ट्रेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं किस किस बिट्स में एरर है, उसे बिट फ्लिप करेंगे। बिट फ्लिप करने के बाद भी अगर एरर ठीक नहीं हो रहे तो फिर हम सॉर्ट प्रोबेबिलिस्टिक मैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन करेंगे, उसके बेसिस पे हम इटरेटिवली से डिकोड करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये भी एक मेथड है जिसके माध्यम से हम LDPC का डिकोडिंग कर सकते हैं। तो चेक नोट्स पहले अपडेट करते हैं, फिर बिट नोट, फिर इटरेटिवली दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, इसके माध्यम से इसकी डिकोडिंग स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो LDPC कोड्स और उसके एप्लीकेशंस। तो LDPC कोड्स हैव सुपीरियर परफॉर्मेंस। हमने पहले बताया कि कन्वेंशनल कोड से इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है क्योंकि ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी अचीविंग कोड्स भी है। इसमें इटरेटिव, पहले तो आप अगर हार्ड डिकोडिंग करना चाहोगे तो बिट फ्लिपिंग का प्रयोग करते हो, अगर आप सॉफ्ट डिकोडिंग का प्रयोग तो ब्लीफ प्रोपगेशन का प्रयोग या मैसेज पासिंग एल्गोरिथम का प्रयोग करते हो। और इसके स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स का उपयोग होता है। 10 गीगाबिट ईथरनेट में इसका उपयोग होता है, डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेरेस्ट्रियल डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट वगैरह में भी इसका प्रयोग होता है। फिर ITU-T स्टैंडर्ड में भी, होम नेक्स्ट जनरेशन वायर्ड होम नेटवर्किंग में भी होता है, वाईमैक्स में भी इसका उपयोग होता है, वाईफाई में 802.11 एंड 211 भी ऑप्शनल है इन केसेस में, और इस केस में ये मैंडेटरी है। तो हम देखेंगे इसका उपयोग बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में होता है। इसमें ऑप्शनल है, इसमें मैंडेटरी है। फिर हार्ड डिस्क में भी इसका उपयोग होता है, और जिसमें मैंने पहले बताया है कि सैटेलाइट मिशंस में भी इसका उपयोग होता है। और इसका हाल फिलहाल में जो सबसे ज्यादा प्रमुख उपयोग होता है ये 5G न्यू रेडियो स्टैंडर्ड, यानी 5G स्टैंडर्ड में डेटा चैनल के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण डिकोडिंग स्कीम है, लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स। इसका उपयोग जैसे मैंने बताया डेटा चैनल में होता है, और जो कंट्रोल चैनल में है उसमें पोलर कोड्स का उपयोग होता है। इसके बारे में संक्षेप में हमने एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन में जानकारी प्राप्त की थी। तो ये देखो कि 5G NR में यानी 5th जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड में डेटा चैनल में इसका उपयोग होता है, और आगे जाके हो सकता है 6G स्टैंडर्ड में भी इसी का उपयोग हो फॉर डेटा चैनल, हो सकता है। अगर मैंने इसका कंपेयर किया कन्वोल्यूशनल कोड या अदर रिमेनिंग कोड से, तो हम जैसे अगर अनकोडेड से ये देखोगे तो आप अनकोडेड ऑन ऑफ कीइंग से अगर इसका कंपैरिजन किया हूँ, रीड सोलोमन से किए हैं यहाँ पर, BCH कोड से, BCH जो एक बेसिकली लीनियर ब्लॉक कोड्स का फॉर्म है उससे भी किए हैं। और इसमें देखोगे LDPC की जो परफॉर्मेंस आप देखोगे कितनी बेहतर है एज कम्पेयर टू एनी अदर कोड वर्ड। जितना ही लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है बेसिकली इतना ये शैनन्स कैपेसिटी की तरफ अचीव कर रहा है, यानी आपके थोड़े से SNR में भी आपको परफॉर्मेंस जो मिल रही है काफी बेहतर मिल रही है एज कम्पेयर टू एनी अदर कन्वेंशनल लीनियर ब्लॉक कोड और रीड सोलोमन कोड्स, और या फिर अनकोडेड के केसेस में। तो ये सब देखोगे, ये सब बताता है कि LDPC की जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है
और ये इज वन ऑफ द कैपेसिटी अचीविंग कोड्स। इसी की वजह से इसका उपयोग हाल फिलहाल के काफी ज्यादा स्टैंडर्ड्स में हो रहा है। अंत में मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि एलडीपीसी का जो परफॉर्मेंस है खासकर हायर कोड रेट्स में टर्बो कोड से बेहतर होता है, लेकिन लोअर कोड रेट्स में टर्बो कोड का परफॉर्मेंस एलडीपीसी से बेहतर होता है। तो ये ट्रेड ऑफ है। अगर आपको हायर कोड रेट चाहिए तो जनरली आप एलडीपीसी का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको लोअर कोड रेट चाहिए तो बेसिकली आप टर्बो कोड्स का उपयोग कर सकते हो। तो इनके अलावा कुछ कंप्लेक्सिटी ट्रेड ऑफ भी जो हमने पहले भी पढ़ा है। तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द सिनारियो आप या तो एलडीपीसी का या तो टर्बो कोड्स का उपयोग कर सकते हो। लेकिन हाल फिलहाल के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में एलडीपीसी ने टर्बो कोड्स को रिप्लेस कर दिया है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। आगे के लेक्चर्स में हम मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स के बारे में जैसे नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस स्कीम या ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस स्कीम, इस सब के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।